नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। बात हम यहाँ पर दालों की करेंगे, जहाँ पर दालों की महंगाई के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी है। सरकार से सभी स्टेक होल्डर्स को 15 अप्रैल से स्टॉक डिक्लेयर करने का आदेश तो दिया ही है, वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार पीली मटर के इम्पोर्ट पर 20% की ड्यूटी भी लगा सकती है। आज सरकार की स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी है और उम्मीद की जा रही है इस बैठक में कुछ बहुत फैसला या डायरेक्टिव्स देने को हम यहाँ पर बनता हुआ देख पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया भी जुड़ेंगे हमारे साथ और साथ ही होंगे chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया। लेकिन बात पहले दालों की, जहां पर अगर आज का बाजार देखें तो यहां पर भी तुअर के भाव हमने अब भी बढ़ते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स इंडिकेशंस ये जरूर हैं कि जो इंपोर्टेड पल्सेस हैं जैसे कि तुअर, उड़द और पीली मटर जो कस्टम वेयर हाउसेज में होल्ड की जा रही हैं, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो ये मैटर लेंगी और इंपोर्टर ट्रेडर कस्टमर्स जो कस्टम्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं उनके साथ इंश्योर किया जाएगा कि जो सप्लाई है वो इन वेयर हाउसेज से यहाँ पर जल्द ही ओपन मार्केट में डाली जाए। विवेक जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पिछले 12 महीने में हमने लगातार कुछ ना कुछ दाल के ऊपर यहाँ पर होते हुए देखा ही है। आज भी यहाँ पर इस वक्त मीटिंग जारी है, हम डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ से निकल के आता है। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं वो दालों के ऊपर ही हैं सिर्फ, तो चिंता यहाँ पर बरकरार है। इसमें कहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पानी का जो कमी आई उससे तुअर की उत्पादन में बहुत नुकसान हुआ है। और दिन पे दिन आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है। दिन पे दिन तुअर का उत्पादन किसान कम कर रहा है। कंज्यूमर अफेयर की अभी मीटिंग खत्म हुई है 1 मिनट पहले जी। मैं खुद उसमें सम्मिलित था जी। तो देश के बाहर से आयात पर बहुत चिंता थी कि अधिक से अधिक किया जाए। अधिक से अधिक मात्रा में 4 साल से प्रयास किए गए, मगर उसके आयात के जो परिणाम है उसमें कुछ विसंगतियां जो मैं आपके ध्यान में ला दूं कि बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े जो ग्रेन पिलियर है, बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने देश के बाहर काफी मात्रा में तुअर उड़द का स्टार्ट किया है और वो माल इंडिया में नहीं आ रहा है। जो पिछले 3 साल से आ रहा था वो कम आया है। इसी कारण प्राइसों में बढ़ोतरी हुई है, तुअर में बढ़ोतरी हुई है। और जब अगर कोई बाहर के मुल्क से आयात कम होता है और भारत में उत्पादन कम होता है तो कीमतें बढ़ना एक लाजमी बात है। अभी हमने उनके सामने ये बात भी रखी कि नेफेड जब 103-105 रुपए में। सुरेश जी खाली एक क्लैरिटी के लिए ये जानना चाहेंगे कि अगर आप पॉइंट वाइज बता सकें कि आज क्या बात हुई है। एक तो जैसे आपने कहा कि जो इंपोर्टेड दालें हैं वो एक तो भारत में आ ही नहीं रही और अगर आ रही हैं तो यहीं पर कस्टम वेयर हाउसेज में पड़ी होती हैं, ये चिंता का विषय है। हाँ, ये चिंता का विषय, इस विषय पर भी बात हुई और उन्होंने जो कस्टम के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको निर्देश भी दिए हैं सचिव महोदय ने, मैडम ने, कि उनको कस्टम क्लियर चेन्नई या नवा सिवा पे तत्काल किया जाए। और एक ये था कि देश के बाहर से जो तुअर कम आ रही है उस पर गहन चिंता हुई। तीसरा विषय था कि सरकार दालों को 16 राज्यों में निरंतर कम कीमत पे सप्लाई कर रही है। अब वो सप्लाई बढ़ गई, इधर उत्पादन भारत में कम हो गया, तुअर उड़द का विदेश से आना कम हो गया। इन सब विषयों पे एक घंटे भर का डिस्कशन हुआ है और सरकार उस पर गंभीरता से निर्णय करके आगे बढ़ेगी, ऐसा हम लोगों ने सुझाव भी दिया है। अब रहा सवाल कीमत बढ़ने का, तो जब तक बाहर की कंपनियां इंडिया में तुअर और उड़द की सप्लाई नहीं करती, मटर की सप्लाई नहीं करती, तब तक कीमतों को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे रास्ते नजर नहीं आ रहे। कीमत तब कंट्रोल हो जब देश में उत्पादन ज्यादा हो। अभी उल्टा हो रहा है कि देश में उत्पादन कम है, इसलिए कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उस मीटिंग में अनेक मुद्दे पे बात हुई। और ये जो नवा सेवा और चेन्नई बोर्ड पे जो कस्टम की प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता है 2 दिन में हल हो जाएगी। उन्होंने अधिकारी ने मीटिंग में श्योर किया है और कोई भी समस्या आएगी तो उस पर मंथन होगा। मगर इस समय कीमतों पर अंकुश लगाना सरकार की पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। कीमतें रिजनेबल रहे मगर आयात अधिक हो, इस पर चिंता करने का हमने मुख्य फोकस रखा है कि आप आयात अधिक करें और देश का उत्पादन बढ़ाने के निरंतर प्रयास करें। ऑलराइट, और कौन से पोर्ट्स पे आपने कहा कंसर्न्स हैं? नावा शिवा और चेन्नई पोर्ट में कस्टम की कुछ परेशानियां मीटिंग में आई थी, हमारे दूसरे व्यापारी भाइयों ने रखी थी। उस पर सरकार ने 2 से 3 दिन में निराकरण करने का
कहा है। कस्टम के वरिष्ठ डिप्टी सेक्रेटरी मीटिंग में मौजूद थे, उनको भी कहा है और उन्होंने भी कहा कि जो प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 3-4 चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं। एक तो ये कि जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया की तरफ से वो अभी भी माल भारत के बाहर है। दूसरा ये कि कस्टम वेयर हाउसेज में माल पड़ा हुआ है नावा शेवा और चेन्नई में। तीसरी बात ये कि तुअर के इंपोर्ट्स में यहाँ पर अभी भी कमी है। चौथी बात कि 16 स्टेट्स में जहाँ पर सस्ती दालें सरकार बेच रही है उसके ऊपर भी कंसर्न्स हैं। और पांचवी बात ऑफकोर्स ये है कि जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स का यहाँ पर सरकार ने कहा है कि 15 अप्रैल से करना ही है, तो दालें ऑफकोर्स ये 5 पॉइंट्स के साथ एज ऑफ नाउ यहाँ पर काम करती हुई। हाँ, विवेक अग्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं इस सब को और कंसर्न्स हैं क्योंकि दालों के प्राइसेस अब भी हमने आगे बढ़ते हुए देखे हैं। चने की प्रोक्योरमेंट की बात हम यहाँ पर अभी भी सुन रहे हैं कि कितने स्तर और किस लेवल पे यहाँ पर हो रहा है, जो भी बहुत बड़ा नंबर अभी नहीं है। नमस्कार मनीषा जी, निश्चित रूप से आपने बात सही कही है और ये चिंता का विषय है। इस बार चने की अच्छी मात्रा में कमी की संभावना है और इतनी येलो पीस इंपोर्ट होने के बाद मैंने कल एक ट्वीट भी किया था इससे रिलेटेड कि 13 लाख टन येलो पीस ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है, उसके बाद भी प्राइस घटे नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि 10-12 लाख टन माल आने के बाद भी उस प्राइस पे कोई कमी नहीं आई। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि माल जो चना है और येलो पीस है दोनों शॉर्ट है। और ये तुअर में तो इससे ज्यादा स्थिति थोड़ी खराब है क्योंकि बैक टू बैक 2 क्रॉप खराब हो चुकी है। और जहां तक मेरे को भी इस मीटिंग की इंफॉर्मेशन मिली, गवर्नमेंट थोड़ी नाराज भी है कि जो इंपोर्टर्स माल लाते हैं वो इमीडिएटली पोर्टल पे अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे इंपोर्टर्स को बोला है कि आप इसको इमीडिएटली डिक्लेयर करें, अदरवाइज इस पे एक्शन लिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की चिंता बहुत वाजिब है और जहां से मैं देख रहा हूँ यहाँ से येलो पीस इंपोर्ट भी आगे लंबे समय के लिए भारत सरकार खोल सकती है। चने पे प्रोक्योरमेंट कितना करेगी ये तो अभी थोड़ा कठिन है क्योंकि ये एमएसपी के ऊपर चल रहा है और मंडियों में भी अराइवल बहुत स्लो है। तो अभी इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मेरे हिसाब से सरकार थोड़ा सा चिंतित है और उसके लिए उन्होंने कोशिश की है कि जहां जहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, खासकर एमओयू जहां साइन हुआ है बर्मा और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज, उनके साथ वापस बात करेगी ताकि उनको वो ये भारत की स्थिति के बारे में बता सकें और उनको ये बता सकें कि आज आपकी एक्सपोर्ट की जरूरत है और वहां पे कोई भी प्रकार का मैनिपुलेशन ना हो, जो कि जिसकी सेक्रेटरी ने चिंता जाहिर की है। जी विवेक, जिस तरह के प्राइस मूवमेंट है अभी जो स्टिल ऑन द हायर साइड है, जैसे आपने भी कहा इंपोर्ट भी हो रहा है, सरकार इतनी बार वार्निंग भी कर चुकी है, इतनी बार स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग भी ले चुकी है, उसके बावजूद भी जो ये प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यही मीटिंग्स हम बार बार और वार्निंग्स बार बार आता हुआ देखेंगे क्योंकि इम्पैक्ट इसका पिछले 6-8 महीने में बहुत ज़्यादा नहीं है? जी हाँ, कुछ करेक्शन आई थी लेकिन उन स्तरों पर फिर से खरीदारी। देखिए, जब फंडामेंटली प्रॉब्लम है मनीषा जी, तो मीटिंग्स एक छोटा अगर कोई इशू है उसको सॉल्व किया जा सकता है, पर अगर आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं है तो प्राइस बढ़ना लाजमी है। ये जरूर है कि जब तुअर महंगी हो गई तो वो शिफ्ट होकर मसूर का कंजम्पशन बढ़ गया, मसूर का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और रिकॉर्ड इंपोर्ट भी हुआ है और दोनों पैरेलली चल रहे हैं और प्राइस उसके बाद भी स्टेबल है, प्राइस घटे नहीं है। मटर 12 लाख 13 लाख टन आ गई और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 महीने में ये 15-20 लाख टन और आएंगे। अभी तो बाहर क्रॉप भी नहीं है, जब न्यू क्रॉप आएगी तो मटर इंपोर्ट होगा इंडिया में। तो उसको देखते हुए कोई खास स्थितियों के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। सरकार को थोड़ा सा जो प्रोक्योरमेंट कंट्रीज हैं वहां पे इनको अपनी आपस में बात करनी चाहिए ताकि वहां पे मैनिपुलेशन ना हो। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है, लेकिन सरकार को ये बिल्कुल स्ट्रांगली लग रहा है कि बर्मा पे ये चीजें हो रही हैं और इसीलिए वो ज्यादा कंसर्न है इन सब चीजों को लेकर। साथ ही विवेक, जिस तरह से मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स की बात अब यहाँ पर की गई है 15 अप्रैल ऑनवर्ड से, सरकार इसको लगातार रिआइटरेट भी करती रही है। कई सारी रिपोर्ट्स के थ्रू ये भी सुनने को मिला कि सरकार को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग अभी भी यहाँ पर मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स जो हैं वो नहीं करते हैं। देखिए मनीषा जी, ये तो सरकार के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से निपटती है, क्योंकि सख्त कदम लेंगे वो फिर सर्वे करेंगे, रेट करेंगे, तो इनको कंपलसरी करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका सारा डाटा भारत सरकार के पास रहता है और उनके पास वो फिगर्स रहते हैं कि कहाँ पे स्टॉक है। अगर आपने बॉम्बे पोर्ट पे इंपोर्ट किया तो वेयर हाउस वाले को भी कंपलसरी वहाँ के पोर्ट अथॉरिटीज को और जो भी अथॉरिटीज हैं उनको अपडेट करना पड़ता है। तो मोटा मोटा सरकार को जानकारी तो है
पर उसके अलावा अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो ये उनके लिए इजी टास्क है, उतना कठिन काम नहीं है, क्योंकि जब आपका डाटा है किसने किस क्वांटिटी में इंपोर्ट किया उसको ट्रैक किया जा सकता है बहुत आसानी से। उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं होगा, बशर्ते कि अगर ओरिजिन के बाहर कहीं पे माल स्टॉक है, वो ज्यादा बड़ा कंसर्न है। सुरेश जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आज यहाँ पर बातचीत तो हुई है, लेकिन और जैसे आपने कहा कि डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं, चाहे वो कस्टम वालों को है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स को है, चाहे वो इम्पोर्टर्स को है, पर इसके बाद और कोई स्टेप की उम्मीद की जा सकती है, या फिर ये एक मीटिंग थी जो फीडबैक के लिए थी और वार्निंग्स दे दी गई हैं? तो दी है और मीटिंग में फीडबैक हर 2 महीने में हो रही है जी। मगर मीटिंग में सरकार का 90% ध्यान हिंदुस्तान के बाहर से आयात पे लगा हुआ है। ओके। क्योंकि अभी मैंने एक बात उनको रखी कि हम तुअर का समर्थन मूल्य 70 रुपए दे रहे हैं किसान को और नेफेड किसान से 105 में खरीद रही है, तो क्यों ना हम किसान को समर्थन मूल्य 90 रुपए दें, तो वो हिंदुस्तान में अधिक पैदा करे तुअर और अधिक यहाँ उत्पादन बढ़ाए। तो ये सरकार का ध्यान मैंने इस बात पर भी लाया, वो इस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी जरूर नेफेड के जो चौहान साहब है उन्होंने मुझसे कहा कि हमने 105 रुपए से किसान को पेमेंट किया है। मैंने कहा हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि नेफेड में 105 में दिया, तो आप हिंदुस्तान के सब किसान को 100 रुपए क्विंटल तुअर का दाम कर दें समर्थन मूल्य, देश में इतनी तुअर पैदा होगी कि हमको आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम हाथ फैला के पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान के मुल्क के बाहर हाथ फैलाते हैं कि तुअर दो, मसूर दो, मटर दो, दिन भर हम मांगते रहते हैं। तो हम अपने किसान को, अपने फार्मर को मजबूत करें ताकि वो इतना पैदा करें कि हमारे यहाँ कमी ना हो। ये बातें भी मैंने आज रखी है। और सरकार क्या निर्णय करती है, मैं अभी 2 दिन में प्रधानमंत्री जी को भी लिखने वाला हूँ कि जो नेफेड कर रहा है वो आप पूरे देश के किसानों के लिए करें तो उचित रहेगा, ताकि तुअर की कमी धीरे धीरे दूर होगी। ये बात मैं सरकार को भेजने वाला हूँ। ऑलराइट, तो दालों को लेकर अब भी यहाँ पर चिंता है। मोटी मोटी बात यही है कि जो म्यांमार या बर्मा से जो माल आ रहा है और जो वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी वजह से किस तरह की किल्लत यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है। अदरवाइज ऑफ कोर्स काफ़ी सारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल डायरेक्शनल इश्यूज़ हैं जो अभी सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कहा गया कि एवरी 2 मंथ्स यहाँ पर फीडबैक मीटिंग है और उसमें उसकी डिटेल्स ऑफ कोर्स हम आपके पास समक्ष लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेश जी, विवेक, आपका भी समय देने के लिए और ऑफ कोर्स दालों पर वो सारी चर्चा भी करने के लिए। अजय, आप कैसे देखते हैं जिस तरह का मूव हमने पल्सेस में आता हुआ देखा है? 1 घंटे की मीटिंग आज फिर से हुई है जहां पर वही चिंताएं फिर से बात की गई हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स को लेकर है, चाहे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स को लेकर। गुड इवनिंग मेजर जी। डेफिनेटली पल्सेस काफी लाइमलाइट में रहा है पिछले साल भी, और हम जानते भी कि पिछले साल एल नीनो का इम्पैक्ट था। इस बार नो डाउट मानसून को लेकर कोई चिंता नहीं है, बट अभी भी मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में काफी बड़ा मिसमैच है, जिसकी वजह से हम ये प्राइजेस में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिलीफ डेफिनेटली दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल काउंटर अगर हम टेक्निकली तो नहीं है, बट जो अभी न्यूज आ रही है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी एफर्ट्स लेने बाकी है प्राइसेस में। ओवरऑल पूरे बास्केट की अगर बात करें तो एलिवेटेड लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स यहाँ पर कंसर्न्स हैं और दालों में सबसे ज़्यादा रही हैं और कंटिन्यूड भी हैं, क्योंकि डिपेंडेंस जिस तरह की हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर है तो कंसर्न्स उस वजह से भी यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। हम दालों पर तो बात कर ही चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए हम बात करेंगे अजय और विकास से इस छोटे से ब्रेक के बाद। इसकी बात अब यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने कॉमेक्स की तरफ से मार्जिन इंक्रीज आता हुआ देखा था सोने और चांदी दोनों में। ये इसलिए किया गया था क्योंकि काफ़ी ओवरहीटेड मार्केट ये बनती जा रही थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर हमने प्राइसेस में आता नहीं देखा। द रीज़न बीइंग कि बड़े जो वॉल्यूम्स हैं वो चाइना में होते हुए नजर आए थे और अब फाइनली पिछले 2-3 दिनों से ये बातें चल रही थी कि चाइना भी रिएक्ट करेगा और हमने आज यहाँ पर ट्रेड पर लिमिट्स बदलती हुई देखी हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी करेक्शन आई हो या सेंटिमेंट चेंज हुआ हो, ऐसा बाजार नहीं दिखा रहा? बिल्कुल मंजिया जी, अगर हम देखें 2024 के जो फंडामेंटल थे वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग थे और लग भी रहा था कि $2400 हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। बट एकाएक जो पिछले अगर हम 50-60 दिन की बात करें तो जो एकाएक बड़ा जंप आया था, ये काफी कंसर्निंग है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक बाइंग, एकाएक सबकी न्यूज एक साथ आई। लेकिन खास करके पिछले 1 हफ्ते में हम चाइना में या शंघाई में अगर एक्टिविटी देखें तो ये काफी ज्यादा बढ़ी है। कुछ रफ ट्रेड्स भी हमने सुनने में आया जिसकी वजह से मार्केट को बूस्ट मिला हुआ है। बट टेक्निकली फ्रैंकली
बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट है और आज शाम को इन्फ्लेशन के नंबर वो कम होने की उम्मीद नहीं है। जहाँ पे हम 3.1 3.2 देख रहे थे, अब 3.4 की उम्मीद है और साथ में फेड के मिनट्स भी आने, तो मुझे लगता है थोड़ा वे ऑफ कॉशियस करंट लेवल पे रहेगा टेक्निकली। बट हाँ, अगर अभी भी हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बात करें तो डेफिनेटली तेजी है। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में अगर $2320 का एक अच्छा अहम सपोर्ट अगर ये टूटता है तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट हम देख पाएंगे, जो 2270 तक का लेवल फिर से दिखा रहे टेम्पररी। 2270 के लेवल्स आपको लगता है खरीदारी के लिए फिर बेहतर होंगे, क्योंकि जब तक रेट कट्स आएगा तब तक माना जा रहा है कि फिर तेजी यहाँ पर बनेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी फेड के मिनट्स में जो अगर हम एजेंडा देखें तो जून में रेट कट, तो वहां की जो प्रोबेबिलिटी है आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो ये सीएमई फेड टूल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सेकेंडली हमें पता है कि जून में एक रेट कट होगी और ये साल में 3 रेट कट और अगले साल 3 रेट कट। अब इससे ज्यादा अगर कोई रेट कट होता है तो ही गोल्ड को एक बूस्ट अप मिलेगा, अदरवाइज यहाँ तक का जो फंडामेंटल्स है वो मार्केट डिस्काउंट कर गया है। तो आई थिंक टेक्निकली एक 2270 का एक लेवल हम मान के चल सकते हैं। शॉर्ट की सलाह नहीं है, ऑप्शन के जरिए जरूर एंट्री कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 2270 एक फेयर प्राइस रहेगा, वहां पे हम फंडामेंटल देखकर फिर से रिव्यू करेंगे। बट ये साल गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए एक अच्छा लॉन्ग ईयर रहने की उम्मीद है। ऑलराइट, आशा यही है कि कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिले ताकि जो लोग ना खरीद पाए हों अब तक उनको भी यहाँ पर खरीदने के मौके मिले। विकास, आप कैसे देखते हैं ऑन द चार्ट, अब सोने और चांदी में क्या नजर आता है? जी मनीषा जी, देखिए गोल्ड का एक बहुत ही गोल्डन रनअप हमें देखने मिला, जैसे कि हम लोग शो पे कई बार बात भी कर रहे थे। डेफिनेटली $2400 तक के करीब जाके टच करके वहां से रिट्रेस कर रहा है, तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। मेरे को लगता है कि 2270 2250 का जो जोन है वो वाइटल सपोर्ट का काम करेगा, तो वहां तक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट्स में ओवरबॉट है, चाहे मैं डेली चार्ट की बात करूं, चाहे मंथली चार्ट की बात करूं, चाहे वीकली चार्ट की बात करूं, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा बाउंस मिलता है 71,500 600, वहां पे जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 72,000 के स्टॉप लॉस पे, नीचे 70,500 और 70,000 के टारगेट्स के लिए। एंड जिन लोगों से गोल्ड में रैली छूट गई है वो नीचे $2270 के करीब अगर मिलता है, तो यहाँ पे M6 में करीब 70,000 के करीब मिलता है, तो वहां पे लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं 69,500 के स्टॉप लॉस में, क्योंकि अभी भी इसमें तेजी बाकी है एंड आने वाले कुछ महीनों में लगता है कि गोल्ड 75,000 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। वहीं जी विकास, आप चांदी के बारे में बता रहे थे। वही मैम, अगर सिल्वर की बात करें तो देखिए 78,000 का जो इसका ट्रिपल टॉप का रेजिस्टेंस था टेक्निकल चार्ट्स पे, जिसपे कि बहुत लंबे समय से सेलिंग दबाव देखने मिल रहा था, उसको पार करने के बाद चांदी में करीब 5,000 पॉइंट के करीब का मूव देखने मिला, 83,000 तक के हमें लेवल्स देखने मिले। तो चांदी में अभी भी नजरिया ऊपर के करीब का है, तो थोड़ा सा अगर कहीं पे भी डिप मिलता है 81,000 80,500 के करीब पे, तो चांदी पे लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। 78,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस है, बट टारगेट्स भी लंबे दिख रहे हैं। 88,000 95,000 तक के टारगेट्स टेक्निकल चार्ट में चांदी में देखने मिल रहे हैं। जी मैम। तो चांदी की चांदी होनी अभी बाकी है, लेकिन सोने में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है और एक हेल्दी करेक्शन का यहाँ पर इंतजार करें, इससे पहले कि आप नए ट्रेड्स फ्रेश खरीदारी यहाँ पर कर सकें। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे और अजय, कॉपर में जिस तरह का रनअप हमने आता हुआ देखा है और कॉपर में शंघाई ने यहाँ पर ट्रेड लिमिट्स भी लगाई हैं, जिसका अगेन कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर सपोर्टिव फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं, क्या आप वॉच कर रहे हैं और अब यहाँ से क्या करने की उम्मीद? देखिए कॉपर में मुझे लगता है कि जो एक माइन मेंटेनेंस का वर्क है चाइना में, वो भी एक फैक्टर है। साथ में जो नंबर्स हमने ऑलरेडी मार्च में आते हुए देखे वो भी काफी अच्छे थे, तो कॉपर में मेरे को उतना बड़ा रिस्क नहीं दिख रहा है जितना हमने बुलियंस में देखा था। हाँ, नो डाउट टेक्निकली मार्केट ने ऑलरेडी वॉल्यूम्स कम की वजह से 840 का लेवल मार दिया था, तो मुझे लगता है मार्केट में अभी भी कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये पूरी बेस मेटल में मुझे लगता है एक अच्छी खासी रैली अभी भी बाकी है। थोड़ा बहुत पुल बैक अगर 818 819 पे आता है तो लेके चलिए, जब तक प्राइसेस 812 के ऊपर मेंटेन है। अभी भी मुझे लगता है कि 834 835 तक का लेवल ये वीक में मिल जाएगा। नो डाउट आज का फेड से जो अपडेट आएंगे, डॉलर का जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट करेगा, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर हम अप्रैल एंड तक की बात करें तो वीक शुड गो अराउंड 840 845 आराम से क्रॉस कर जाएंगे कॉपर। साथ ही यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिंक में भी तेजी है। विकास, ऑन चार्ट्स बाकी के मेटल्स कैसे दिखते हैं? मैडम, जिंक में थोड़ा सा एक सेल का व्यू रहेगा, 244 245 के करीब सेल करना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 247 का, एंड 237 तक के टारगेट्स देखने मिल रहे हैं। ये खाली एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और जो लोग इस रैली को मिस कर गए हैं वो 237 238 के करीब आता है तो जिंक को बाई कर सकते हैं 235 के स्टॉप लॉस पे। आने वाले दिनों में जिंक में भी तेजी देखने मिल सकती है 250 255 के लिए। जी मैम।
ऑलराइट, तो बढ़त का कारोबार यहाँ पर मेटल्स में भी जारी रहना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेटा पॉजिटिव आए हैं और बाजार माइन डिस्ट्रप्शंस, बेहतर डिमांड की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है और उसका सीधा फायदा हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। इन एनी केस थोड़ा सा वीक भी था, स्टेबिलिटी का टाइम बहुत लंबा था और फाइनली कुछ एक्यूमुलेशन हमने मेटल्स में आते हुए देखे हैं। अजय, क्रूड प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 89 और 91 के बीच में अब ब्रेंट में कारोबार है। भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी हम विटनेस कर चुके हैं, यहाँ पर अब क्या लेवल्स हैं? हाँ, बिल्कुल एक अच्छी खासी तेजी के बाद पिछले 2 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा। एक साइकोलॉजिकल लेवल 90 का बना हुआ है कि 90 के इर्द-गिर्द घूम रहा है। एस्केलेशंस कुछ बड़े हमने ईरान इजराइल में देखे, लेकिन रमजान के चलते वहां पे कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी अटकलें लगाई भी जा रही है कि रमजान के बाद अगर जियोपॉलिटिकल कुछ ज्यादा हाइप करता है तो सबसे पहले इफेक्ट हम क्रूड में ही देखेंगे। तो मुझे लगता है 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वापस एक पॉजिटिव टोन लेने की कोशिश करेगा, जहां WTI मुझे लगता है कि वापस मंथ एंड तक की बात करें तो 88, 89 तक का लेवल, जबकि ब्रांड के अंदर हम 90 to 50 तक का लेवल देख पाएंगे। इसी का रिफ्लेक्शन हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी देख पा रहे हैं कि प्राइसेस 7000 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि कल मॉर्निंग सेशन हमारे यहाँ पे बंद रहेगा, तो ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी ऐसा हॉलीडे मूड रहता है तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट करंट लेवल से मुझे लगता है 7100 इज गुड टू बाय, 7000 का स्टॉप लॉस, 7350 तक का स्पाइक हम क्रूड में देख रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी है जिसको हम कल सुबह यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ साथ एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स भी हैं, तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारा डेटा बाजार की तरफ से आ रहा है जिसकी नज़र यहाँ पर मैनेजर्स की नज़र यहाँ पर इस पर रहेगी भी। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे एंड विकास, यहाँ पर आपका व्यू भी चाहेंगे। 135, 150 के बीच में हमने यहाँ पर ट्रेड्स होते हुए देखे हैं। बहुत तेज़ी के बाद एक मुनाफा वसूली फिर से बनते हुए नजर आई थी, आज हल्की सी तेज़ी फिर से। जी मैम, एनजी में जो टेक्निकल पैटर्न से काफी बुलिश है। अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखें तो बॉटम बनता हुआ नजर आया 135 के करीब पे एंड 150-55 पे एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको नेचुरल गैस ने बहुत मशक्कत के बाद पार किया। तो मेरे को लगता है कि कोई भी डिप्स अगर 154-155 के रेंज पे आता है तो नेचुरल गैस में बाई की पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस 150 के नीचे का रहेगा। आने वाले दिनों पे 170-180 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं एंड थोड़ा सा अगर दायरे को मैं लंबा तरफ से जाऊं तो 200 तक के भी टारगेट नेचुरल गैस में आने वाले 1 से 2 महीने में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, अच्छी खासी तेजी आज 3.5% की बढ़त के साथ 160 के लेवल्स, तो क्लियरली वो लेवल्स और रेंज वो ब्रेक होती हुई नजर आई है और यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन भी। अजय, एग्री पर अब आपका व्यू चाहेंगे क्योंकि प्रॉफिट ट्रेकिंग यहाँ पर है। अगर हम कोको इंटरनेशनल मार्केट्स में कोको और शुगर, रबर, कॉफ़ी, इन कुछ कमोडिटीज़ को छोड़ दें तो बाकी कमोडिटीज़ में मुनाफा वसूली और गिरावट जारी है। डेफिनेटली अगर हम देखें तो वेदर पैटर्न या फिर हम जो अभी चेंजेस वेदर के हम देख रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन वेदर के अलर्ट है या इंडियन वेदर, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसपे हमने देखा एक हल्का मूवमेंट हमने देखा। खास करके इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से हमने काफी प्रेशर बनते हुए देखा। कॉटन ऑलरेडी हमने देखा एक अच्छा खासा रैली हमने मार्च मंथ के बाद कॉटन में जैसे 90 सेंट के नीचे गया, उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन सीड ऑयल केक में भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। प्राइसेस 2.5% की गिरावट के साथ है, बट ये आई थिंक ये टेम्पररी फॉल बैक रहेगा जो 2500 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में दिखा सकता है। वहीं सरप्राइज है गवार सीड, बिकॉज गवार कॉम्प्लेक्स हमने देखा था कि एक बड़े ही रेंज में अटका हुआ है कि पिछले 6 महीनों में 5100 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 5500 के ऊपर जा पा रहा है। इस बार लग रहा था ऐसा कि 5500-5600 का लेवल ब्रीच कर पाएगा, बट कोई बड़े हिट्स नहीं होने की वजह से वापस हेजर्स एक्टिविटी बढ़ी है जिसके चलते ये दबाव है। बट लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा जहां पे हमें लगता है कि प्राइसेस वापस 5200 के आसपास गवार सीड और 10,300 के आसपास गवार गम एक बार दिखा सकता है, बट कुल मिला के वहां से एक सपोर्ट मिलेगा। लास्ट अगर हम मसाले की बात करें तो डेफिनेटली अराइवल प्रेशर जीरे में है जिसकी वजह से प्राइसेस वापस 23,000 पे जाके कंसोलिडेट करता हुआ जा रहा है, बट डाउन साइड मुझे लगता है 22,500, 22,600 के नीचे नहीं जाएगा। हल्दी एक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन बार बार में हम देख रहे हैं 16.5, 17.5 के रेंज में है, बट जिस ढंग से क्रॉप साइज है मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको अगले हफ्ते मिलेगी जहां पे 16,500 पे लेना चाहिए। 17,500, 17,800 का लेवल दिखा देगा। लास्ट हल्दी के धनिया की अगर बात करें तो 75 इज गुड टू बाय। क्रॉप साइज कम है बट कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से बार बार 8,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिला के सप्लाई कंसर्न्स रह सकता है आगे जाकर, जिसकी वजह से धनिया और हल्दी ये दोनों काउंटर मुझे लगता है बाय और ड्रॉप रहेगा, जबकि जीरे में थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलना चाहिए। ऑलराइट, जीरे में आवक भी आ रही है और जीरे में जैसा कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनाने की इसको आदत है। पिछले साल प्राइसेस में रिकॉर्ड बनाया, इस बार फसल में बनाया और उसका असर हम प्राइसेस में आता हुआ देख भी रहे हैं।
बहुत शुक्रिया विकास आपका और अजय जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी मार्केट्स में की तरफ लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ रहा है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या हैं नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। दुनिया में कमोडिटी मार्केट्स फास्ट पेस से ग्रो कर रही हैं। ऐसे में कमोडिटीज में निवेश करके आप इन्फ्लेशन का सामना कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिन्हें जानने और समझने का वक्त आ गया है। CNBC आवाज़ आपके लिए लेकर आ रहा है अपनी तरह का एक अनोखा एक्सक्लूसिव वेबिनार जिसे करंट कमोडिटी मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए स्पेशली आपके लिए क्यूरेट किया गया है। इस वेबिनार में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे बेसिक्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग, सॉफ्टवेयर, रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस, साथ ही हेजिंग, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल ट्रेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कमोडिटी ट्रेड वाया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और भी बहुत कुछ। टेक्निकलिटीज से लेकर कमोडिटी का हर पहलू सिखाने के साथ साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वास्ट नॉलेज और इनसाइट्स और आप बनेंगे एक कामयाब कमोडिटी ट्रेडर। तो कमोडिटी गुरुकुल से जुड़ने के लिए वेबसाइट लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें।